मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि हर बार ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो सारे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक मतलब समझ जाता है मैग्नेटोलॉजी, तो हम लोग मैग्नेटिक के बारे में तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब तो अभी पढ़ते आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक क्या होता है हमको पता है। फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स देखिए, फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू फ्लो, मतलब बहना। ठीक, बहना, बहना, हवा की जैसे बहता है ना, उसी तरह इसमें मतलब फ्लक्स का मतलब होता है टू बहना। ठीक, टू फ्लो। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब ऐसा चीज, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक जो फ्लो कर रहा है, बह रहा है। ठीक, उसी को मतलब उस टाइप का ही कुछ है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है क्या असल में, इसको हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये बात है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग 5B से डिनोट करते हैं। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग 5B से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हम समझेंगे कि होता क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है यह रेट, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, रेट होता है मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने का। ठीक, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक रेट होता है मैग्नेटिक फील्ड को फ्लो करने का किसी भी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से। जैसे कि हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ये है। ठीक, एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ये है, इसमें से क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। ठीक, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस पार्टिकुलर एरिया। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दिस पार्टिकुलर एरिया। तो बात समझ में आए कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्रॉस सरफेस, ठीक, थ्रू एनी सरफेस, कोई भी सरफेस होता है या क्रॉस सेक्शन एरिया, इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझे। अब हम लोग को समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए कोई भी सरफेस के लिए हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मतलब एक फिक्स सरफेस, फिक्स शेप हो। कर्व भी हो सकता है, बहुत सारा मतलब एक पार्टिकुलर कर्व हो सकता है, मतलब ऐसा वाला कर्व हो सकता है, या एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। तो उस टाइप के लिए यूनिफॉर्म कर्व्ड ऐसे सरफेस है, यूनिफॉर्म एरिया, कर्व एरिया, इस टाइप के एरिया सब के लिए हम लोग क्या फार्मूला होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन लिखिए। बात समझे, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन लिखिए। और मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लो होने का रेट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसके थ्रू, तो किसी सरफेस के या क्रॉस सेक्शन एरिया के एरिया इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। देखिए सिंपल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश रहता है, आप लिख सकते हैं बोर्ड में। ठीक, अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ बोर्ड है, इसलिए हम बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद हम आपको कुछ फार्मूले बताते हैं। तो हम लोग अभी जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे उसमें कुछ जो फार्मूले होंगे उसको हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होगा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक, हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हम जानिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अब उसके बारे में कुछ फार्मूले हैं वो हम लोग को पढ़ना है, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, उसको देखते हैं फार्मूला क्या है। ठीक है, तो फार्मूला दो किस में बनेगा। पहला किस हो जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो आपका यूनिफॉर्म हो, एज वेल एज प्लेन सरफेस, और जो सरफेस हो आपका वो प्लेन हो। ठीक, वो जो आपका सरफेस हो वो प्लेन हो, तब इस मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, तब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होगा बी ए इक्वल वेक्टर बी इंटू वेक्टर एरिया वेक्टर। ठीक, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ये बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया वेक्टर, और बाद में हम इसको ये वेक्टर के टर्म में अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे तो बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो मान लीजिए जैसे ये है, ठीक, एंगल ये क्या है, एक आपका प्लेन सरफेस है या कर्व सरफेस है, कुछ भी आप मान लीजिए, आप जो आप मानना है। अगर चलिए कुछ हम प्लेन कर्व सरफेस अगर ये आपको लग रहा है तो हम ये प्लेन सरफेस मान लिए, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ जा रहा है, इसका एरिया तो एक फिक्स हो गया। लेकिन मान लीजिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह चला गया, तो इसके बीच का जो एंगल होगा, इस सरफेस और एरिया के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे थीटा के रूप में डिनोट किए हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज प्लेन सरफेस के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, बी
ए कॉस थीटा, और वेक्टर टर्म लिखे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और बी ए क्या है आपको यहाँ पे नोन टर्म है, ठीक। अगर वहीं पे कर्व सरफेस के लिए हो जाए, जैसे कि कर्व सरफेस में हमारा ये मान लिए ये मेरा कर्व सरफेस है, तो इसके और जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, हमको पता नहीं कि किस सरफेस एरिया से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या चाहिए बोल सकते हैं आपके कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आप करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, और यहाँ पे बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, डी एस क्या है उस छोटा सा एरिया जो सरफेस एरिया कर्व सरफेस होगा उसका छोटा सा एरिया होगा, ठीक। उस डी एस क्या है उस छोटा सा एरिया होगा उस कर्व सरफेस का, और ये फाई तो आपको पता ही मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, प्लेन सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बात समझ में आया आपको? इसको लिखिए, उसके बाद हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म और बताएंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए तो नोटेड प्लीज। तो जैसा कि अभी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन जान चुके हैं क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फार्मूला जान चुके हैं, दूसरा पॉइंट, और वो कर्व सरफेस प्लेन सरफेस के लिए हम लोग फार्मूला जाने हैं। उस वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका एसआई यूनिट, इसका डायमेंशन, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे, उसका पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, और यह किस तरह का क्वांटिटी ये भी जानेंगे, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह का क्वांटिटी ये भी जानेंगे। तो सबसे पहला बात ये है कि इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, एंड इट्स एसआई यूनिट इज वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसका जो एसआई यूनिट है वो वेबर है, WEBER, वेबर यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में WB से डिनोट करते हैं, और उसको हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, T m2, ठीक, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक। और इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T⁻⁻2 I⁻⁻1, ठीक। इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है ml⁻2 T⁻⁻1 I⁻⁻1, ये होता है इसका एसआई यूनिट। बात समझ में है, ये इसका क्या होता है एसआई यूनिट होता है, ये डायमेंशन होता है, एसआई यूनिट बता चुके हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, वेबर बोल सकते हैं आप उसको, फिर यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ये सब होता है। तो ये सारी छोटी मोटी बातें थी इस टॉपिक के बारे में, और ये छोटा सा ही टॉपिक था। मैग्नेटिक फ्लक्स एक बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, इसीलिए हम इसको, और ये इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी 2 नंबर में, या इसका एसआई यूनिट डायमेंशन पूछ दे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या स्केलर किस तरह का क्वांटिटी है ये पूछ दे तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो सारा चीज़ हम लिखवा दिए हैं, आप इसका एक नोट्स बनाइए अच्छे से, उसको लिखिए, पढ़िए और समझिए, बोर्ड में लिख के आइएगा, यहाँ टाइम नहीं लगेगा, हम इसीलिए आपको पहले लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड के लिए टाइम नहीं रहता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट्स दर बनाइए और याद कर जाइए। बात समझ आए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, हैव अ गुड डे। तो फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या कहता है, द इंड्यूस्ड EMF इन अ क्लोज मेटालिक लूप ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t ऑफ द गिवन लूप। कह क्या कर रहा है, सॉरी इससे पहले आपको इसके बताने से पहले ये तो कुछ बताना भूल गया है, जैसे कि यह लॉ डिस्कवर कौन किया था, तो यह लॉ डिस्कवर किए थे सर माइकल फैराडे, ठीक। सर माइकल फैराडे वो इसको लॉ को डिस्कवर किए थे, इसी के उन्हीं के रिगार्डिंग, उनके सर माइकल फैराडे जो उनका सब टाइटल है, टाइटल उनके रिगार्ड में, उनके अथी में, सम्मान में फैराडेज लॉ ऑफ EMI इसको नाम रखा गया है, ठीक। तो यह लॉ कहता क्या है कि इंड्यूस EMF जो होता है, इंड्यूस EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो भी इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक क्लोज मेटालिक लूप में होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण किसी क्लोज लूप में जो भी इंड्यूस EMF होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आया कि किसी भी क्लोज मेटालिक लूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट के, और किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। समझिए कैसे, कि मान लिए एक क्लोज मेटालिक लूप है,
इसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो जाएगा तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। चलिए ये भी समझ गए। तो और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, तो वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में, कि 5 सेकेंड में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फोर्स के कारण, ठीक, फोर्स में। तो इसी सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी लॉ को हम लोग क्या कहेंगे, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। देखिए डिफिनीशन जो आपको लिखे हुए है बहुत ही इजी इंग्लिश में लिखे हैं, बहुत इजी अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, एकदम तोड़ तोड़ के समझिएगा तो समझ में आएगा। इंड्यूस ईएमएफ इन ए क्लोज मेटालिक लूप ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां तक समझिए बस इसको है कि जो भी इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा किसी भी क्लोज मेटालिक लूप में ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज होने का रेट है उसके प्रोपोर्शनल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी ऑफ द गिवन लूप। और उस लूप के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो जो लूप है उसके जो पास कर रहा है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में पास कर रहा है। बस इतना छोटा छोटा इंग्लिश है, मतलब इजी इंग्लिश है, इसको समझ लीजिए काम हो जाएगा। तो आया कहाँ से, चलिए आया कहाँ से, ठीक, ये आया। तो इंड्यूस ईएमएफ को हम ई से डिनोट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या समझे, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी को, इस लॉ को ही हम लोग कहेंगे फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। बात सुनिए, देखिए कितना छोटा फार्मूला है। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग कहेंगे, इस लॉ को ही हम लोग क्या कहेंगे, फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई कहेंगे। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे लाएंगे इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। और के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, के क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे हम माइनस साइन क्यों दिए, क्योंकि यह अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस ईएमएफ उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए वहाँ पे निगेटिव साइन का हम लोग दिए हुए हैं, ठीक। तो ये रहा आपका फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। बात समझे, फैराडे का लॉ ईएमआई पे फैराडे का लॉ है। अब हम लोग इस फार्मूला को जो हम लोग पढ़े हैं इसको 2-3 टर्म में देखते हैं, इसको 2-3 टर्म में देखते हैं, कैसे उसको समझेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जो लॉ पढ़ रहे थे फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, उसका जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था, इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। इसको हम लोग 2-3 टर्म में समझते हैं, ठीक। 2-3 टर्म में इस फार्मूला को हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको लिख सकते हैं। तो समझते हैं पहले कैसे, क्या कि मान लीजिए के का वैल्यू अगर 1 रहा, एक्सपेरिमेंटली हम मान लेते हैं कि के का वैल्यू 1 रहा, तो क्या होगा, के का वैल्यू 1 पुट करने पे आएगा इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या आएगा, इक्वल टू डी फाई बाई डी टी फार्मूला आएगा, ठीक। उसके बाद अगर जो ये डी फाई बाई डी टी है वो क्लोज मेटालिक लूप था, और जो केस हो रहा है ये क्लोज मेटालिक लूप के लिए हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यह किसके लिए, हमारे क्लोज मेटालिक लूप के लिए हो रहा है। और जो इस क्लोज मेटालिक लूप है वो एन टर्म का है, ठीक। बहुत ज़्यादा बार घुमा हुआ है, उसमें मेटालिक रॉड घुमाया हुआ है, वो एन टर्म के लिए। तो उसको हम लिखेंगे, उसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, ईएमएफ इक्वल टू लिखेंगे माइनस एन डी फाई बाई डी टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेटालिक रॉड है वो है, लूप है, वह एन टाइम्स घुमा हुआ है, ठीक। वह क्या है, एन टाइम्स घुमा हुआ है, ठीक। अगर हम लोग माने क्या कि जो मेटालिक रॉड, जो मेटालिक ये स्ट्रिप ये है जिससे वो सर्कुलर लूप, क्लोज लूप बना हुआ है, उसका रेजिस्टेंस अगर आर हुआ, तो अगर उसका रेजिस्टेंस आर हो गया, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे करंट आई इक्वल टू
माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक, अगर बोला जाए कि जो ठीक है रेजिस्टेंस है लेकिन वो जो क्लोज मेटालिक लूप है वो एक ही बार लपटा हुआ है, एन टाइम्स बार नहीं लपटा हुआ है, बस एक ही बार लपटा हुआ है, तब उसके लिए एन की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो आई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी, ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपको लेंज लॉ था, उसके बारे में फार्मूला के बारे में डिस्क्रिप्शन था, मतलब डिराइव है, मतलब बहुत सारी बातें थी जो कि अलग अलग टर्म में की जा सकती है। जैसे कि रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दिया तो मेटालिक रूप में नंबर ऑफ टर्म्स एक बार दिया, हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा दे लेकिन रेजिस्टेंस ना दे, तो बहुत सारा चीज़ आता है, केस आता है। तो सारे केस को पॉइंट ऑफ व्यू हम रख के उसको मतलब दिमाग में रख के ये आपको बताया है, फार्मूला लिखा है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए और जो आप ये सबको अच्छा से नोट्स बनाइए, क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट एक बार लिख के याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही जरूरी है लिख के आने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल दी वॉच इट एंड लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, नोट इट प्लीज।